तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। और यह है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक हमारा पॉवर्टी लाइन, क्योंकि इसके पहले यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, पॉवर्टी लाइन को। तो देखिए ये जो हमारा डिस्कशन है पॉवर्टी का, उसके आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, वो है पॉवर्टी लाइन। तो आखिर ये पॉवर्टी लाइन होता क्या है? तो देखिए ये एक कॉमन मेथड होता है, एक कॉमन तरीका होता है जिसके ज़रिए हम पॉवर्टी को नापते हैं। और इसका आधार ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई फैमिली है, उसका इनकम कितना है और उसका कंजम्पशन कितना है, यानी वो कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। और इसी के लेवल को नापते हैं हम पॉवर्टी लाइन के ज़रिए। कोई भी व्यक्ति जो है उसको पुअर तब समझा जाता है जब उसका जो इनकम है या फिर कंजम्पशन लेवल जो है, यानी उसका खर्च जो है, वो एक मिनिमम लेवल के नीचे चला जाता है, जिसे कि हम जनरली पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी लाइन के अगर नीचे उसका इनकम है और कंजम्पशन है तो वो क्या है, वो गरीब है। और ये मिनिमम लेवल क्या होता है? तो देखिए मिनिमम लेवल एक सीमा होता है, एक इनकम का सीमा होता है, खर्च का सीमा होता है, जिसमें आप जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक नीड का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये में आप खुद के ऊपर या अपने परिवार में सभी लोगों को अगर खाना नहीं खिला पा रहे हैं, सभी लोगों को जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है खाने में वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप हेल्थ पूरा नहीं करने पा रहे हैं, सभी चीज़ें नहीं अगर पूरा करने पा रहे हैं, तो 100 रुपये के नीचे की जो कमाई होगी, मान लीजिए आप 60 रुपये कमाते हैं, 70 रुपये कमाते हैं, तो आप गरीब हैं। और अगर 100 रुपये से आप 110 120 कमाते हैं तो आप पुअर नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि आप बेसिक नीड्स उतने रुपए में आप पूरा कर लेंगे। तो यही देखिए, यही एक क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए ये चीज़ नापा जाता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या फिर गरीब है। तो देखिए क्या ज़रूरी है और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब बेसिक नीड्स में कितना खाना किसी को चाहिए, कितना उसके कमाई होनी चाहिए, ये अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है और अलग अलग देशों में अलग अलग इसका क्राइटेरिया है। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन जो है वो समय के साथ और जगह के साथ चेंज होता है। जैसे इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया है और जो सीमा है वो आपका चाइना से अलग है, यूएसए से अलग है और भी दूसरे देशों से अलग है। और इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं इस बात के लिए, चेक करने के लिए कि उस देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग की उतनी कमाई है, और वो अपने हिसाब से देखकर चेक करते हैं, मतलब अपने हिसाब से तय करते हैं कंट्री में महंगाई कितनी है, कितने में कौन सा सामान मिलता है, इस हिसाब से। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति जो है, अगर आप यूएसए में जाएं तो ऐसा हो सकता है कि यूएसए में अगर आप कार नहीं रखते हैं तो आपको गरीब समझा जाएगा कि आप बहुत गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप बात करें तो कार अगर आप रखते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि गरीब हैं, आप बहुत अमीर आदमी हैं। ये एक लग्जरी आइटम है इंडिया में, लेकिन यूएसए में ऐसा हो सकता है कि आपको कार नहीं होने पर गरीब समझा जाए। और जब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है, तय किया जाता है इंडिया में, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति के लिए मिनिमम लेवल फूड कितना ज़रूरी है, क्लोथिंग कितना ज़रूरी है, फुटवेयर ज़रूरी है, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है, इसके लिए उसे कितने पैसे की ज़रूरत है एक महीने में या फिर रोज़ाना। और यानी एक आदमी को चलने के लिए, एक आदमी को चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है इनके पैसे से रुपीज़ में, और उसके बाद फिर तय किया जाता है कि कितने पैसे के नीचे कमाने वाले लोग जो हैं वो उनको गरीब समझा जाएगा और कितने पैसे के ऊपर कमाने वाले लोगों को गरीब नहीं समझा जाएगा। तो देखिए आज जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है फूड रिक्वायरमेंट तय करने के लिए पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते समय, वो ये है कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और वो कैलोरीज़ किन किन फूड से ले सकता है। जैसे वो अगर सीरियल्स लेता है, पल्सेस लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, मिल्क लेता है, ऑयल लेता है, शुगर लेता है, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ख़रीदने में कितने पैसे खर्च होंगे एक व्यक्ति के मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर उस हिसाब से रेट तय किया जाता है कि कितना जो इनकम होगा तब उसे गरीब नहीं समझा जाएगा और कितना इनकम से नीचे व्यक्ति को गरीब समझा जाएगा। तो देखिए जो कैलोरी नीड है वो एक तरीके से वैरी करता है एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर और
टाइप ऑफ वर्क यानी कि किस तरीके का काम कोई व्यक्ति करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है तो उसका कैलोरी नीड एक बड़े आदमी से अलग है, मेल और फीमेल में कैलोरी नीड अलग है, और क्या काम करता है इस बात पर से भी अलग है, यानी कि कितना हार्ड वर्क करता है, कितना कम वर्क करता है इस बात पर। और जो एक एवरेज जो एक माना गया है कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति को डेली 2400 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है रूरल एरियाज़ में, और 21 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है अर्बन एरियाज़ में। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो खुद को ज़्यादा इंगेज करते हैं फिज़िकल वर्क में, इसलिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है रूरल एरियाज़ में उसको हायर समझा जाता है, माना जा गया है अर्बन एरियाज़ से। और इसके साथ ही जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए फूड ग्रेन्स के मामले में, यानी कि कितने फूड्स उनको ज़रूरत होती है, इसको रिवाइज़ किया जाता है बार बार कुछ समय के बाद, ताकि प्राइस को कंसीडर किया जा सके, दाम किस चीज़ के कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। तो देखिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी जितने भी ऊपर हमने कैलकुलेशन की बात की कि कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, कितना मिनिमम फूड की ज़रूरत है, इन कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 ईस्वी में जो पॉवर्टी लाइन तय किया गया था एक व्यक्ति के लिए वो था 328 रुपये पर महीने। अगर कोई व्यक्ति 328 रुपये पर महीने कमाता है और खर्च करता है रूरल एरियाज़ में, तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, उसके पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। और अगर कोई अर्बन एरियाज़ में 454 रुपये कमाता है तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गरीब नहीं है, उसे सोशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे अलग अलग तरह के, लेकिन उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने का मतलब एक्सट्रीम गरीबी हो गई, बहुत ज़्यादा गरीबी। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में हमें 2400 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन पैसे हमें कितने चाहिए 328 रुपीज़। लेकिन अर्बन एरियाज़ में हमें 2100 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन पैसे कितने चाहिए 454 रुपये, 454 रुपीज़। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि हमें शहरों में कम कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन शहरों में जो प्राइसेस हैं डिफरेंट चीज़ों के, उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं लोगों को। और इस तरीके से 2000 ईस्वी में अगर कोई फैमिली है 5 मेंबर्स का रूरल एरियाज़ में अगर रहता है, तो अगर उस फैमिली का इनकम 1600 रुपये महीने के हैं 1640 रुपये पर मंथ हैं, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। 1640 से नीचे अगर इनकम तो पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। और अगर कोई फैमिली अर्बन एरियाज़ में रहता है 5 मेंबर्स के साथ, और वो करीब 2270 रुपये कमाता है पर महीने अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। तो देखिए जो पॉवर्टी लाइन है इसको एस्टिमेट किया जाता है बार बार करीब 5 सालों के अंतर पर, और हो सकता है इसके पहले भी चेंज किया जाए, इसके बाद भी चेंज किया जाए, उसको बार बार रिवाइज़ किया जाता है। और ऐसा किया जाता है सैम्पल सर्वेज करने के बाद। तो देखिए ये जो सैम्पल सर्वेज होते हैं ये किए जाते हैं आपके नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, NSSO द्वारा। तो देखिए इसके बावजूद कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़ करता है पॉवर्टी लाइन के लिए। इसका मतलब जैसे कि हम इंडिया के गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है, चाइना की गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है, और USA का गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सभी देशों में काम करते हैं, और वो सभी देशों में पॉवर्टी लाइन को मेज़र करते हैं और कंपेरिजन करते हैं अलग अलग देशों में। इसलिए वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, और वो है $1 पर डे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति $1 पर डे से कम कमाता है तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या है हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल 3.1 की बात की जा रही है। तो देखिए टेबल 3.1 में क्या पढ़ना है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आप टेबल 3.1 को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि पॉवर्टी जो रेशियो इंडिया में वो काफ़ी कम हुआ है। 1973 में करीब 55% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, लेकिन 1993 में करीब 20 सालों के बाद केवल 36% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर यही है। 1973 में रूरल एरियाज़ में 56%, अर्बन एरियाज़ में 49%, और करीब कंबाइंड करें तो 54% क्या थे पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 1993 में
36%। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि गरीबी की अगर बात करें, पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से अब ऊपर आ चुके हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। और जो प्रोपोर्शन था पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का, वो काफ़ी कम हो चुका है, करीब 26% पर आ चुका है 2000 ईस्वी में। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं वो करीब 20% से भी कम रह जाएगी पूरी आबादी की। लेकिन जो परसेंटेज है लोगों का पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है शुरुआती के 2 डिकेड्स में, यानी 1973 से 1993 के बीच में। लेकिन जो नंबर है गरीबों का, पुअर लोगों का, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का, वो करीब 320 मिलियन यानी करीब 32 करोड़ के आसपास रहा है इन 20 सालों के दौरान। और अगर लेटेस्ट जानकारी अगर हम देखें तो ये रिडक्शन नीचे आ चुका है करीब 26 करोड़ के आसपास, 260 मिलियन। इसके बाद अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक वल्नरेबल ग्रुप्स। तो देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हो गए, तो सिंपली हम इसे हिंदी में समझे तो असुरक्षित समूह कह सकते हैं, असुरक्षित ग्रुप्स कह सकते हैं। तो देखिए जो प्रोपोर्शन है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन, ये ऐसा नहीं है कि सभी कम्युनिटीज़ के लिए सेम है, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए सेम है और सभी जो इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके लिए सेम है। तो वैसे सोशल ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए, वो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब परिवार जो हैं, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा संख्या में, और ये बहुत ही वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रुप्स की, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इस रीजन में वो हैं रूरल एरियाज़ में जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स हाउस होल्ड्स हैं, और जो अर्बन के एरियाज़ में जो कैजुअल लेबर्स हैं और उनके परिवार हैं। ये लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। और जो ग्राफ है 3.1, ये शो करता है कि जो परसेंटेज है गरीब लोगों का इन सभी ग्रुप्स में। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ को आप देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स में करीब 51% लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अर्बन कैजुअल लेबर्स की बात करें तो करीब 50%, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स में 47%, शेड्यूल कास्ट में 43%, और अगर इंडिया का एवरेज बात करें पॉवर्टी रेशियो का वो है 26%। तो इन कम्युनिटीज़ को देख सकते हैं कि इन कम्युनिटीज़ में कितनी संख्या में लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं और कितनी इनको परेशानी है। और इसके बाद तो देखिए एवरेज जो है इंडिया का गरीब, अगर सभी कम्युनिटीज़ का अगर एवरेज निकालें हम तो 26 है, यानी कि 100 में से 26 लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो 51 लोग, 100 में से 51 लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से 50% जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और करीब 50% लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसी तरीके से 43% शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीब हैं, पुअर हैं। और डबल डिसएडवांटेज जो है लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर होने का यह है कि जो हाउस होल्ड्स हैं सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स में, आगे मैं कर देता हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जो पॉपुलेशन हाइलाइट्स है ये काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर पिछले कुछ स्टडीज़ की बात करें, ये हमें दिखाते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स हैं, शेड्यूल टाइप्स हाउस होल्ड को अगर हम छोड़ दें तो जो दूसरे 3 समूह हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड, इनका पॉवर्टी में एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है 1990s के बाद। और इन अगर सोशल ग्रुप्स को अगर हम छोड़ दें तो और जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, फैमिली के अंदर भी। गरीब फैमिलीज़ में सभी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे कि महिलाएं जो हैं, एल्डरली पीपल यानी बूढ़े लोग जो हैं, या फिर फीमेल इन्फेंट जो हैं, उनको एक तरीके से सिस्टमेटिकली डिनाई किया जाता है जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके फैमिलीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियरली समझा दूँ कि अगर कोई फैमिली है, उसके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए वो
वो खर्च करना चाहता है कुछ रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन में जो मान लीजिए उसके पास अगर एक बेटा है और एक बेटी है, तो वो बेटे के ऊपर एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करता है लेकिन बेटी के ऊपर खर्च नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये चीज़ दिखाता है कि कुछ लोग जो हैं गरीब परिवार में ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इसलिए जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए कि इसमें से ज़्यादा स्पेशली गर्ल चाइल्ड है और जो बूढ़े लोग हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गरीबों से भी ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि उनके पास अपना पावर नहीं होता, अपना उनकी कैपेसिटी नहीं होती और उनको एक तरीके से रिसोर्सेज डिनाई कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब एक स्टोरी देखने वाले हैं। स्टोरी है शिवरमन का। तो देखिए, शिवरमन एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है, करूर के पास, तमिलनाडु में। करूर जो है वो काफ़ी फेमस है अपने हैंडलूम के लिए और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। और ये जो गांव है इसमें करीब 100 फैमिलीज़ रहते हैं। शिवरमन जो है वो एक कॉबलर है कास्ट से, और अब वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करता है, जिसमें उसे 50 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा जॉब मिल ही जाता है, और उसे करीब 5 से 6 महीने जॉब मिलते हैं साल में। और दूसरे समय में वो शहर में जाकर कुछ काम करता है, और उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो उसके साथ काम करती है, लेकिन उसे मुश्किल से ही काम मिलता है। और उसे जब काम मिलता भी है तो उसे सिर्फ 25 रुपये रोज़ाना मिलते हैं उसी काम के लिए जो कि शिवरमन करता है। और उसके परिवार में करीब 8 मेंबर्स हैं। और शिवरमन की माँ जो है उसकी उम्र 65 साल है, वो बीमार है और उसको एक तरीके से जो रोज़ाना के काम है उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। और उसकी एक 25 वर्ष की बिन ब्याही बहन है और करीब 4 बच्चे हैं जो कि 1 साल से लेकर 16 साल के बीच में हैं। और उसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और कोई भी लड़की जो है वो स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि बुक्स खरीदने के लिए जो पैसे हो चाहिए और भी दूसरे चीज़ों के लिए पैसे चाहिए स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, वो एक तरीके से लग्जरी के रूप में बहुत ज़्यादा खर्च है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसको एक तरीके से उन लड़कियों की शादी करनी है कुछ समय के बाद, और इसी वजह से वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता उनके एजुकेशन के ऊपर अभी। और उसकी जो माँ है वो एक तरीके से लाइफ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है और वो चाहती है कि जल्दी से वो किसी तरीके से मर जाए और इस दुनिया को छोड़कर वो चली जाए। और उसकी जो बहन है और जो बड़ी बेटी है वो घर का ख्याल रखती है। और जो शिवरमन है वो ये प्लान कर रहा है कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा जब वो उस उम्र का हो जाएगा, स्कूल भेजने के लायक हो जाएगा। और उसकी जो अनमेरिड बहन है यानी बिन ब्याही बहन है, वो उसका अपनी भाभी से यानी शशिकला से उतना जमता नहीं है, उतना बनता नहीं है, और उनके बीच काफ़ी झगड़े भी होते हैं। और इस वजह से जो शशिकला है वो एक तरीके से उसे बर्डन के रूप में समझती है, लेकिन शिवरमन जो है वो पैसे नहीं होने की वजह से उसके लिए एक अच्छा दूल्हा नहीं खोज पा रहा है। और इसके बावजूद जो फैमिली है उसे मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है। और शिवरमन जो है वो कभी कभार अपने बेटे के लिए दूध खरीद कर ले आता है, लेकिन इसमें वो दूसरे लोगों को नहीं दे पाता क्योंकि वो काफ़ी गरीब है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरीके से एक चीज़ आपने देखा कि जो परिवार है उसमें अलग अलग लोग जो हैं उनको रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से इक्वल नहीं है। जैसे कि वो अपने बेटे को एजुकेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटी को एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जो बहन है उसे कई सारी परेशानियां और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।